नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरु चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इसके अंतर्गत जो प्रश्नों की श्रृंखला होने वाली है वो आपकी ऑल ओवर जितने भी एग्जाम के अंतर्गत पिछले एग्जामों में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित प्रश्नों पर इस क्लास के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। हमारी इस क्लास का जो विषय है वो है एक्सेल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहले प्रश्न में बोला गया है एमएस एक्सेल 2010 में खालिस्तान एक गोलाकार आकार का चार्ट है जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइस में विभाजित किया गया है। प्रश्न हमारा एक्सेल के अंदर से चार्ट से पूछा गया है। सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है कि जो गोलाकार आकार का एक चार्ट होता है एक्सेल में और जिसका उपयोग संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए किया जाता है और ये किसी भी अनुपात को स्लाइस के यानी टुकड़ों के रूप में विभाजित करके हमें बताता है, वो चार्ट कौन सा है। तो जो चार्ट गोलाकार होता है और संख्यात्मक किसी भी अनुपात को या मान को स्लाइस में विभाजित करके बताता है तो वो जो चार्ट होता है वो हमारा होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट गोलाकार का चार्ट होता है। तो यहीं से ये चीज़ क्लियर हो जाती है, आपका आंसर पाई चार्ट होता है। और जब हम किसी संख्यात्मक अनुपात को या फिर मान को स्लाइस के रूप में विभाजित करते हैं तो ये जो गोलाकार चार्ट है वो स्लाइस के अंतर्गत उन सभी अनुपात को या फिर संख्याओं को विभाजित करके बताता है। तो बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का आंसर है। अगला जो प्रश्न है एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल की सामग्री बड़ी हो यानी सेल में कोई भी मैटर हमने लिखा हुआ है और वो अगर बड़ा है तो हमारी जो सेल है वो दिखाई नहीं देती है और हम खालिस्तान का उपयोग करके उस सेल को दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके देख सकते हैं। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया कि एक्सेल के अंतर्गत जब हम किसी सेल के अंतर्गत जिसकी की एक सीमा होती है अगर उससे ज़्यादा कोई मैटर हम इसके अंतर्गत लिख देते हैं या फिर टाइप कर देते हैं तो फिर वो हमारी सेल है वो दिखाई नहीं देती है। तो अगर मान लो उस मैटर को हम कई लाइनों के अंतर्गत प्रदर्शित करके देखना चाहें उसी सेल के अंदर तो इसके लिए हम कौन से फंक्शन का प्रयोग करेंगे, ये हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसके लिए जो फंक्शन है वो है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के द्वारा हम किसी भी सेल के अंदर लिखे गए मैटर को एक से अधिक लाइनों में या फिर कई लाइनों में प्रदर्शित करके देख सकते हैं। प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डी विकल्प। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है फॉर्मूले से। लेन का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है। लेन का मतलब आपका लेंथ है, अक्षर जो भी लिखे हुए ब्रैकेट में उनकी लेंथ आपको इसमें बतानी है। तो प्रश्न है एमएस एक्सेल 2010 में फॉर्मूला जो कि लेंथ का है, लेन का, इसका परिणाम क्या होगा। तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं आपके, इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए अक्षरों की लेंथ आपको बतानी है। VMOU@RSCIT यानी कुल मिला के 10 यहाँ पे अक्षर लिखे हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका 10 है। सी विकल्प हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में से एक फॉर्मूला लागू करते हैं और अगर उसका परिणाम है वो हैज एज हैज में प्रदर्शित होता है तो इसका मतलब क्या है। यानी हैज एज हैज में जो परिणाम हमें दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो जब भी हम किसी सेल के अंतर्गत कोई फॉर्मूला लागू करते हैं विशेष सेल के अंतर्गत और उसका परिणाम यदि हमें हैज एज हैज में प्रदर्शित होता है तो इसका मतलब यह है कि जो फॉर्मूला है वो आपकी सेल में प्रदर्शित होने के लिए बहुत बड़ा है। यानी सेल की जो सीमा है उससे बड़ा फॉर्मूला होने के कारण या परिणाम होने के कारण उसे प्रदर्शित इसमें नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमें उस सेल का जो परिणाम है वो हैज एज हैज के रूप में दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका डी विकल्प है। अगला प्रश्न है वर्कशीट पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो लाइनें होती है उनको क्या कहा जाता है। तो हॉरिजेंटल वर्टिकल जो लाइनें होती है एक्सेल की सीट के अंतर्गत उनको क्या कहा जाता है, तो इनको बोला जाता है ग्रिड लाइन। डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का आंसर है। सिंपल सा सीधा सा ये छोटा सा एक प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है
किसी MS एक्सेल में संलग्न विस्तार के प्रारंभ और अंत के सेल पते को, अंत के सेल के एड्रेस को खालिस्तान के द्वारा या खालिस्तान चिन्ह के द्वारा पृथक किया जाता है। तो MS एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई सूत्र लगाते हैं तो हम सूत्र के अंतर्गत प्रारंभ का सेल पता और अंत का सेल पता हम लिखते हैं। तो प्रारंभ और अंत के सेल पते को अलग करने का या पृथक करने का जो काम करता है वो चिन्ह करता है कॉलन। यानी आपने देखा होगा कई फॉर्मूलों में लिखा होता है जैसे A1 कॉलन A20। तो इस तरीके से ये जो A1 और A20 जो यहाँ पे लिखा गया है, A1 यहाँ पे प्रारंभ का सेल पता है और A20 यहाँ पे अंतिम सेल पता है, और इन दोनों को अलग करने के लिए इस कॉलन चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी विकल्प। इसके बाद फिर देखो लेन का फॉर्मूला दोबारा से आपके इस एग्जाम में पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला लेन का जो कि VMOU लिखा हुआ है, इसका आउटपुट क्या होगा ये आपसे पूछा गया। तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इनकी संख्या आपकी 9 है, यानी 9 यहाँ पे ये लेटर हैं। तो हमारे इस प्रश्न का जो आउटपुट होगा वो होगा 9, यानी बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2010 में चार्ट में खालिस्तान डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य क्या होता है। तो MS एक्सेल के अंतर्गत किसी भी चार्ट के अंतर्गत डेटा बिंदु का जो वास्तविक मूल्य बताता है उसको हम बोलते हैं डेटा लेबल। हमारे जो चार्ट होते हैं उन चार्ट के अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें लीजेंड होता है, चार्ट का शीर्षक होता है, ग्रिड लाइन होती है, और इसके अलावा डेटा लेवल होता है। तो डेटा लेवल के द्वारा जो भी हिस्से होते हैं चार्ट के अंतर्गत, तो मेन इंफॉर्मेशन को दिखाने का, यानी डेटा के वास्तविक जो बिंदु है उसको दिखाने का या बताने का कार्य डेटा लेवल के द्वारा किया जाता है। तो सी विकल्प है वो हमारे इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फ्रीज पेन कमांड से। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि MS एक्सेल में फ्रीज पेन कमांड का उपयोग क्या है। आपसे यहाँ पे फ्रीज पेन कमांड का उपयोग पूछा गया है। तो फ्रीज पेन का काम होता है कि आप इसके द्वारा किसी भी वर्कशीट के रो और कॉलम को होल्ड कर सकते हैं या फ्रीज कर सकते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर करने के लिए, होल्ड करने के लिए या फिर फ्रीज करने के लिए, ताकि वे वर्कशीट में स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना हो। तो एक्सेल के अंतर्गत वर्कशीट में रो कॉलम को फ्रीज करने के लिए या फिर उनको होल्ड करने के लिए फ्रीज पेन कमांड का उपयोग किया जाता है। बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का इसमें आंसर है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर का सेल पता होता है। तो ये अभी हमने जो हमारी सामान्य परिचय वाली क्लास थी एक्सेल की उसमें बात की थी कि एक्सेल में शीर्ष यानी सबसे ऊपर और बाईं ओर की तरफ का जो सेल एड्रेस होता है वो होता है आपका A1। ए विकल्प हमारे इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है MS एक्सेल 2010 में यदि आप उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिसमें उन छात्रों का डेटा होता है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं, तो फिर आप इसके लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो भैया जब भी किसी कंडीशन में हमें कोई छटनी करनी होती है या फिर हमें कोई भी डेटा को अलग करना होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं उन्हें हमें अलग करना है, तो फिर इसके लिए हम फिल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं। जो सामान्य परिचय वाली क्लास थी उसी क्लास के अंतर्गत हमने बात की थी दूसरी क्लास के अंतर्गत कि फिल्टर ऑप्शन का यूज किसी भी डेटा को फिल्टर करने के लिए, अलग करने के लिए या छनन करने के लिए किया जाता है। तो फिल्टर ऑप्शन है वो हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ए विकल्प में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है एक्सेल 2007, 2003 और 2010 के फाइल का एक्सटेंशन नाम, या फिर यहाँ पे आपका फाइल टाइप भी लिखा आ सकता है, फाइल टाइप। तो एक्सेल यहाँ पे 2000 एक्सेल यहाँ पे आपका 2010 पूछा जा सकता है, और एक्सेल 2019 के बारे में भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी हमारा नया सिलेबस है उसके अंतर्गत एक्सेल 2019 है। तो एक्सेल 10 और 19 का जो फाइल टाइप होता है वो होता है आपका .xls ये हमें ध्यान रखना है। ये 2010 और 2019 दोनों में से अगर किसी का भी पूछे तो हमारा
जो एक्सेल का फाइल टाइप है, एक्सटेंशन नाम है, वो आपका ये होगा। लेकिन अगर इस तरीके से क्रम में पूछे 3, 7, 10 या फिर 19 का, तो फिर हमें ध्यान रखना है 7 का डॉट XLS होता है, 10 का डॉट XLSX होता है और 19 का भी आपका यही होता है। तो इस आधार पे फिर आपको प्रश्न का आंसर देना है। इसमें 3, 7 और 10 का पूछा गया है, इस आधार पे इस प्रश्न का आंसर बी विकल्प है। 3 का और 7 का आपका सेम ही होता है, डॉट XLS और 10 का डॉट XLSX, यानी इसमें X लास्ट में एक्स्ट्रा लगा होता है और 19 के अंदर भी आपका लास्ट में X लगा होता है। तो 10 और जो 19 है उन दोनों का आपका सेम होता है। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो है MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई को का मापन किया जाता है। तो एक्सेल प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी खाने होते हैं जिनको अपन कॉलम बोलते हैं और पंक्ति जिनको अपन रो बोलते हैं, तो उनकी लंबाई चौड़ाई जो मापी जाती है वो किस में मापी जाती है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो हमारा इसका आंसर है बी विकल्प, पिक्सल के अंदर मापी जाती है। अगला प्रश्न है फॉर्मूले से। इसमें पूछा गया है कि MS एक्सेल की शीट में सेल में कुछ नंबर स्टोर है और उन सेल की संख्या आपको बतानी है जिसमें 40 से ज्यादा नंबर हैं। जानने के लिए आप कौन से फंक्शन का मतलब फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे या फिर उसे प्रयोग में लेंगे। तो जब भी कोई कंडीशन के अंतर्गत हमें किसी संख्या का पता करना हो, जैसे कि यहाँ बोला गया है कि उस संख्या का पता करो जिसमें 40 से ज्यादा नंबर हैं, तो फिर हमें नॉर्मल संख्या का पता करने के लिए हम काउंट का यूज करते हैं, लेकिन जब कंडीशन होती है तो उसमें काउंट इफ फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी कंडीशन थी, इसलिए काउंट इफ फॉर्मूले का यूज हुआ है और डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है MS एक्सेल की वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर से बदल सकते हैं। जो शेप होती है उसकी आउटलाइन है, उससे संबंधित हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, ये हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसके द्वारा हम आउटलाइन का कलर बदल सकते हैं और उसकी विड्थ को बदल सकते हैं। तो बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल की वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग हैं, यानी चार्ट के जो मुख्य भाग होते हैं वो कौन कौन से हैं, आपसे पूछा गया है। तो चार्ट में डेटा सीरीज होती है, डेटा लेबल होता है, ग्रिड लाइन होती है, इसके बाद आपको क्लिप आर्ट शेप्स लिखा हुआ है, बुलेट हेडर और पेज नंबर लिखा हुआ है। तो इन दोनों का आपके चार्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका ए विकल्प है, यानी एक चार्ट के जो मुख्य भाग है उसमें डेटा सीरीज होती है, डेटा लेबल और ग्रिड लाइन होती है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल के अंतर्गत चार्ट से ही आपसे पूछा गया कि एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए स्टेप क्या होंगे, यानी अगर आपको एक्सेल में चार्ट बनाना हो तो आप किस स्टेप का फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया है, सबसे पहले हम किसी डेटा को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट डेटा, इसके बाद इंसर्ट टैब में जाते हैं और फिर सेलेक्ट चार्ट, यानी चार्ट को सिलेक्ट करते हैं या चार्ट टाइप को सिलेक्ट करते हैं। इस प्रकार से हम चार्ट को बना सकते हैं। तो सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है MS एक्सेल के किस टैब में आप टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने वर्ड में भी पढ़ा था, एक्सेल के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया है कि टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट और पिक्चर आदि या फिर इत्यादि को इंसर्ट करने के लिए कौन से टैब का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर सेम ही है, इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है, चाहिए आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पूछा जाए या फिर एक्सेल से पूछा जाए या फिर पावर पॉइंट से पूछा जाए। अगला प्रश्न आता है आपका MS एक्सेल का उपयोग कर कौन कौन से चार्ट बनाए जा सकते हैं। अब की बार आपसे फिर चार्ट से प्रश्न पूछा गया और इसमें पूछा गया कि एक्सेल से कौन कौन से चार्ट हम बना सकते हैं। तो चार्ट आपके काफ़ी सारे होते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो चार्ट है वो आपका कॉलम होता है, पाई होता है, बार होता है, लाइन होता है, स्केटर होता है, सरफेस होता है, डोटंट होता है, बबल, रडार होता है। तो यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें आपको लाइन चार्ट, पाई दिया है, केवल केवल ग्राफ दिया है, बार और लाइन दिया है केवल, और बार दिया है, लाइन, ग्राफ और पाई, यानी सबसे ज़्यादा जो सटीक आंसर है वो हमारा सी विकल्प है इस प्रश्न का, जिसमें बार चार्ट, लाइन, ग्राफ और पाई चारों का एग्जाम्पल दिया गया और चारों ही चार्ट के प्रकार होते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं। तो इसके लिए MS एक्सेल 2010 के किस फीचर का आप उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे भी कंडीशन है कि छात्र जिन्होंने 70 या 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं, केवल उन्हीं को हमें क्या करना है, देखना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फिल्टर ऑप्शन का, फिल्टरिंग का। तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है फिल्टरिंग, सी विकल्प। अगला प्रश्न है, आपके पास छात्रों के नाम और उनसे संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटा सेट है और आप यह जानना चाहते हैं कि कितने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक हासिल किए। तो आप इसके लिए कौन से एक्सेल के फंक्शन यानी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे भी कंडीशन है, मैंने कहा कि बिना कंडीशन यदि संख्याओं को गिनना हो तो हम काउंट फॉर्मूले का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कंडीशन दे रखी हो, जैसे कि यहाँ पे बोला कि कितने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए, ये अगर हमें बताना है तो इसके लिए हम काउंट इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में सही का मिलान कीजिए। तो जैसे पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो भैया डॉक्यूमेंट की संरचना और प्रारूप बनाने के लिए किया जाता है। तो एक जो मैच कर रहा है वो कर रहा है आर से। इसके बाद में स्प्रेडशीट बनाना, संपादित करना किससे होता है? तो भैया ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से होता है। तो 2 नंबर आपका पी से मैच कर रहा है। और इसके बाद प्रेजेंटेशन का बनाने का काम है, प्रेजेंटेशन डिजाइन करने का काम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होता है। तो थर्ड आपका क्यू से मैच कर रहा है। तो फर्स्ट आपका आर से कर रहा है, फर्स्ट का आर देखेंगे। फिर इसके बाद में आपका सेकंड है वो आपका पी से कर रहा है, तो सेकंड में आप पी देखेंगे। तो इसका मतलब बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ना है। अगला जो प्रश्न है वो है, जब आप कॉलम की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं होता है, जब कॉलम किसी जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं होता है, तो निम्नलिखित में से MS एक्सेल के द्वारा उसका प्रदर्शन होता है, यानी किस तरीके से उस चीज़ को दिखाया जाता है। तो ये प्रश्न पहले भी आया था कि जब कॉलम के अंतर्गत आपकी सामग्री या कुछ लिखा हुआ डेटा बड़ा होता है तो फिर वो डेटा आपका हैज में प्रदर्शित होता है। अब की बार इन्होंने जो पूछा है प्रश्न वो थोड़े दूसरे तरीके से पूछा है, बाकी मतलब वही था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हैज, ए विकल्प। अगला प्रश्न है आपका, MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? तो भैया लाइन होता है, पाई होता है, एरिया होता है, रेक्टेंगल चार्ट नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी विकल्प, रेक्टेंगल चार्ट का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, MS एक्सेल 2019 में गिनता है जो खाली नहीं है, यानी कहने का मतलब वो फॉर्मूला जो गिनने का काम करता है लेकिन खाली सेल को नहीं गिनता है। तो वो फॉर्मूला आपका कौन सा है? तो खाली सेल को जो नहीं गिनता है वो फॉर्मूला है आपका काउंट ए फॉर्मूला, सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, सेल की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो कि B1, यहाँ पे ये इन्होंने रॉन्ग टाइप कर दिया इसको, ये है B1 से प्रारंभ होकर के और ये जाता है आपका G10 तक और नीचे 10 तक ये जाता है। तो इसके लिए सही सेल का एड्रेस आपका क्या होगा? तो इसके लिए सही सेल का एड्रेस होगा वो होगा आपका B1 से G10, यानी सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, B1 से G10। अगला प्रश्न है आपका, MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर और बाईं ओर वाले सेल का एड्रेस होता है, कौन सा होता है? तो ये प्रश्न हमने पढ़ाई था। बाईं ओर का कॉलम आपका A और जो रो होती है वो 1 नंबर की होती है। तो A1 हमारे शीर्ष और सबसे बाईं ओर का सेल एड्रेस होता है। तो भैया ये थे हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न एग्जामों में भिन्न भिन्न प्रकार से या भिन्न भिन्न लैंग्वेज में आपसे पूछे गए हैं। लैंग्वेज का मतलब पूछने का लहजा है वो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन प्रश्न आपका सेम ही रहा है, आंसर भी आपका सेम ही रहा है, पूछा भी वही गया है जो पूछना चाहिए। तो कुछ इस तरीके के आपके प्रश्न रहे हैं इस एक्सेल के अंतर्गत। तो इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, बार बार पढ़ें और आप अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी को करें। इस क्लास के अंतर्गत इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।